हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सेक्शन की जिसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट होता है आपका, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है यहां से हम मान के चलते हैं कि कोनिक सेक्शन एक्चुअल में स्टार्ट होता है। कई लोगों का ये मानना होता है कि जो कोनिक सेक्शन है वो सर्कल से चलेगा। ठीक है, वो अगर उसे मानते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आज कोनिक सेक्शन का एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो है पैराबोला। कोनिक सेक्शन में हमको पढ़ना है तीन पार्ट। पहला है परवलय, दूसरा है दीर्घवृत्त और तीसरा है अतिपरवलय। तो जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे किससे? परवलय से। परवलय को समझना है और परवलय को अच्छे से जानना है तो इसके लिए आपको सरल रेखा और वृत्त अच्छे से आना चाहिए। सरल रेखा और वृत्त अगर आपको अच्छे से आता है तो काफी सारी चीजें जो है वह वृत्त से रिलेट हो जाती हैं। कहां पर? पैराबोला के अंदर। जैसे हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब की जो समीकरण कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। और वहां पर जो स्पर्श रेखा और अभिलंब है वो अपने आप में सरल रेखा होती है, तो सरल रेखा का भी इसमें पूर्ण रूप से प्रयोग होने वाला है। हालांकि कक्षा 11वीं के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन और सर्किल पढ़ा दिया जाता है और हम लोग कक्षा 12वीं के अंदर इसको यूज करते हैं, लेकिन अपन को ये मान के चलना है क्योंकि हम IIT JEE को टारगेट कर रहे हैं, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, प्रतियोगी परीक्षा देना है, तो वहां पर वो एक यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब एक साथ है। तो हम इसको एक सेगमेंट की तरह ही पढ़ रहे हैं और आज जो हम सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोनिक सेक्शन में कोनिक सेक्शन के अंदर अपन बात कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन में जो आज अपना पहला टॉपिक है वो है, हमारा पहला चैप्टर वो है पैराबोला। पैराबोला, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? परवलय। पैराबोला या परवलय, ठीक है। इस सेक्शन को, पहली बात तो इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा और सर्किल के लिए क्या पंगा है। कुछ लोग इसको कोनिक सेक्शन का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग कोनिक सेक्शन को परवलय से मानते हैं। उसके पीछे का क्या कहानी है उसको पहले समझ ले। देखिए, कोनिक सेक्शन इसका मतलब होता है शांकव परिच्छेद, ठीक है। शांकव यानी शंकु, ठीक है, और उसका सेक्शन करना मतलब उसे काटना और काटने के बाद जो शेप हमें दिखता है उस शेप के बारे में बात करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कोनिक सेक्शन की बात अपन कर रहे हैं, मैंने आपको एक कोन दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये एक कोन है। कोन आप जानते हैं, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी बटर स्कॉच कोन वाली, तो वो जो कोन है वो ये है, इसलिए इसको कोन बोलते हैं ना, शंकु। अच्छा, अब इस शंकु में क्या करता हूं मैं आपसे कहता हूं कि देखो, अगर शंकु को आप ऐसे काट दो हॉरिजॉन्टल, ये आपका कोन रखा हुआ है मान लीजिए, और कोन को आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तरीके से काटा, तो यहां पर आपको जो शेप दिखेगा वो शेप कैसा दिखेगा बेटा? वो शेप वृत्त दिखेगा। क्या दिखेगा? वृत्त दिखेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप इसको सेक्शन नहीं भी करते तो यहां पर जो आपका कोन का जो ये वाला बेस होता है वो क्या होता है? वृत्त ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कोन ले लेता हूं और इस कोन को हम यहां से सेक्शन कर देते हैं, ठीक है, जो आपका जो बॉटम हिस्सा होता है उसको मैं यहां से काट दूंगा, तो आपको यहां पर जो शेप दिखेगा वो शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये जो शेप आपको दिखेगा ये शेप कहलाता है आपका परवलय। ये शेप आपका क्या कहलाएगा बेटा? परवलय कहलाएगा। इस एरिया पे जो आपको डायग्राम बनता हुआ दिखेगा या जो आकृति बनती हुई दिखेगी वो आपको क्या कहलाएगी? परवलय कहलाएगी। अगर आपने कोन लिया, ये आपका कोन है मान लो, और आपने कोन के इस हिस्से को इस तरीके से सेक्शन कर दिया, ठीक है। आपके पास कोन है, बटर स्कॉच का कोन आप याद करें, और उस कोन को आपने यहां से ऐसे काट दिया, तिरछा टेढ़ा ऐसे करके ऐसे काट दिया यूं, तो जो आपका यहां पर हिस्सा बचेगा वो हिस्सा कैसे बचेगा? वो हिस्सा कुछ इस तरीके का बचेगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा बचा है यही आपका कहलाता है दीर्घवृत्त। ये क्या कहलाएगा? आपका दीर्घवृत्त कहलाएगा बेटा। अच्छा, अगर अपन क्या करें, एक कोन मैंने ले लिया ऐसा, इसके ऊपर एक और कोन रख दिया मैंने ऐसे, और मैंने कोन को यहां से काट दिया, ऐसे काट दिया, तो आपको एक शेप यहां दिखेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, और एक शेप आपको यहां ऐसे दिखेगा बेटा। तो ये दोनों शेप जो मिला लेते हैं हम, तो यही आपका जो शेप कहलाता है, ये जो आकृति बनती है उसी को हम बोलते हैं अति
परवलय। तो ये जो आपका वृत्त है, इसको अपन बोलेंगे क्या, वृत्त है, या आपका परवलय है, दीर्घवृत्त है, या अति परवलय है, ये सब कहां से प्राप्त हो रहे हैं, ये आकृतियां हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं, हम शांकव का परिच्छेद कर रहे हैं, कोण को सेक्शन कर रहे हैं, उससे जो हमें आकृतियां प्राप्त हो रही है उनको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शंस। और उनके अंदर हम पढ़ते हैं परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। हालांकि देखा जाए तो कक्षा 11वीं में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी कक्षा 11वीं में ही पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कवर करके रखते हैं। लेकिन वहां पर जितना कंटेंट है उन्होंने सिर्फ परवलय के बारे में बताया है कि वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके आगे की कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर ये पूरा एक चैप्टर है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल हम लोग ज्यादातर जो हम लोग हैं वो 11th वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, 11th वाले बच्चों को डील करते हैं। 11th के कोर्सेज में आपको स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगा और सर्कल भी मिल जाएगा, और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला हम कक्षा 12वीं के अंदर लेके आ जाते हैं, ताकि बच्चों का, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपके एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है। यहां ये, वहां पर क्या है, अगर आप एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर उठाएंगे तो उसमें वृत्त भी है, आपका दीर्घवृत्त भी है, परवलय भी है और अति परवलय भी है। यहां पर ये सब एक एक पूरे बड़े बड़े चैप्टर है बेटा। तो अपन को यहां पर एक एक करके सेक्शंस करना है। तो सबसे पहले जो अपन ने बात करी वो क्या थी, कोनिक सेक्शन का अपन बात कर रहे थे। और कोनिक सेक्शन के अंदर हमने बात करी है किसकी, परवलय की, क्योंकि वृत्त हम पहले पढ़ चुके हैं। 11th के अंदर हमने वृत्त के बारे में सारी बात करी थी। आप लोग जब भी इस कोर्स को पढ़ने चालू करेंगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि इस कोर्स के पहले लेक्चर को पढ़ने के जस्ट बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो सरल रेखा और वृत्त है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपको परवलय में कोई दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, ये बात तो हुई ये। और अब हम बात करते हैं अपने पैराबोला पर। ठीक है, तो आखिर ये जो आपका परवलय है, यानी अपन बात करें परवलय की, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आखिर परवलय को परिभाषित कैसे किया गया कोनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अपन ने वृत्त को परिभाषित किया था, तो हमने वृत्त को कैसे डेफिनेशन दी, हमने वृत्त की डेफिनेशन दी थी कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है वृत्त कहलाता है। अगर आपसे कोई बोले वृत्त क्या है, तो आपको वृत्त की परिभाषा कैसे देनी है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। यह निश्चित बिंदु जो होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, और वो जो समान दूरी होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो आपने क्या करा, एक पॉइंट फिक्स करा, और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जब आपने सारे पॉइंटों को पकड़ा बेटा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेता है। तो उसी प्रकार अगर हमें परवलय को परिभाषित करना है, किसको डिफाइन करना है, परवलय को, परवलय मतलब पैराबोला, परवलय को परिभाषित करना है, हम क्या कर रहे हैं, पैराबोला की बात कर रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ लिया, इसकी सारी थ्योरी आपने समझ ली बेटा, तो 99% सवाल आप इसके सही करेंगे। 1% कैलकुलेशन एरर है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आप कभी भी गलत कर देते हैं। लेकिन आप कंसेप्चुअली आपको ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जो अपन यहां डिस्कस नहीं कर रहे हो। तो आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना भी है। ठीक है, परवलय यानी पैराबोला। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि परिभाषा को इंपॉर्टेंट ना माने, परिभाषाओं पर भी सवाल बनता है। इसलिए ध्यान हमेशा यह रखना है कि हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। ठीक है, तो परवलय में सबसे पहले इसका डेफिनेशन अपन बात करेंगे, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा कहती है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु व एक निश्चित रेखा से, एक निश्चित रेखा से दूरी सदैव समान होती है, समान होती है।
ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, इस परिभाषा में आपको क्या समझना है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु, यानी ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, और निश्चित रेखा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई, इनसे जो दूरी होगी वो सदैव समान होगी। ठीक है, यहां निश्चित बिंदु परवलय का परवलय की नाभि कहलाती है। नाभि को बेटा अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ये पैराबोला का क्या होता है? फोकस होता है। तो नाभि क्या होती है? फोकस। ठीक है, तो यह परवलय की नाभि कहलाता है, यह निश्चित बिंदु परवलय की नाभि कहलाती है, कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा जेंडर प्रॉब्लम है, समान होती है। ठीक है, यह निश्चित बिंदु परवलय की नाभि कहलाता है तथा निश्चित रेखा परवलय की डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, वो फोकस कहलाता है और ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको पहले अपन हिंदी में लिख लेते हैं। ये परवलय की नियता कहलाती है। नियता को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब देखो परिभाषा जो बोला उसके हिसाब से क्या हुआ कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु व एक निश्चित रेखा से जो दूरी होती है वो सदैव समान होती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। मैंने आपसे बोला कि सपोज करो मैंने आपको एक लाइन दे दी बेटा। ठीक है, ये आपकी लाइन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? नियता। ये मान लो कोई लाइन है नियता, और लाइन है तो इसकी समीकरण अपन मान लेते हैं कि वो क्या हो गई? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये सरल रेखा की इक्वेशन होती है बेटा, है ना? ये हो गया। फिर मैंने आपसे बोला कि आपको मैंने एक निश्चित बिंदु भी दिया है। मैंने कहा कि मान लीजिए ये निश्चित बिंदु है, यही आपका नाभि होगा, है ना? इसी को अपन क्या बोलेंगे? नाभि, यानी फोकस। और इस फोकस को यहां पर डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से, और मैंने मान लिया कि वो कोऑर्डिनेट है आपके अल्फा कॉमा बीटा। बेटा जो भी मैंने आपको नाभि के निर्देशांक दिए, एस के निर्देशांक, वो दिए अल्फा कॉमा बीटा। एस जो है परवलय के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? आपको नाभि रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फोकस को एस से डिनोट करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब हमने बोला कि हम उन बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना चाहते हैं जो कि मान लो ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिए बेटा? H, K मान लिए। जिनका लोकस निकालते थे, याद करो, उसको अपन H, K मानते थे। तो ये कह रहा है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी निश्चित बिंदु से दूरी, ये रही निश्चित बिंदु से दूरी, ये कितनी होगी? PS। एक निश्चित रेखा से दूरी के सदैव ये लंबवत दूरी होती बेटा। अगर कभी बिंदु दिया जाए और एक रेखा दी जाए तो बिंदु और रेखा के मध्य हमेशा जो दूरी ज्ञात होती है वह लंबवत दूरी ज्ञात होती है, जब तक कि वो ये ना बोले कि ये दूरी आप किसी और रेखा के अनुदिश नापे। अगर उसने ये बोला कि यहां से P बिंदु से इस रेखा की दूरी किसी रेखा के अनुदिश नापो, तो फिर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट दिया और लाइन दिया और बोला कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो वह दूरी सदैव क्या होती है बेटा? वह दूरी सदैव लंबवत होती है, उसे लंबवत ही रखना है ना। तो अब आपसे क्या बोला गया कि अगर आपको लोकस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? PS बराबर PM करना पड़ेगा। तो जब आप PS बराबर PM करेंगे तो देखिए अल्फा बीटा आपको दिया गया होगा, सरल रेखा का समीकरण भी आपको दिया गया होगा, और आपको लोकस निकालना है। तो जब आप PS की बात करोगे तो PS क्या होगा? अंडर रूट में इन दोनों के मध्य दूरी सूत्र लगाएंगे तो यह बनेगा H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास आएगा PS, और PM क्या आएगा बेटा? लंबवत दूरी होगी तो वो आएगा मॉड के अंदर AH प्लस BK
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको हल करते हैं, देखो पहली बात, अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं तो निश्चित तौर पर कोई अंक होंगे, ए बी और सी भी, क्योंकि सरल रेखा दी गई होगी तो ए बी सी भी अंक रहे होंगे। एच और के में और ए और बी में और अल्फा और बीटा में आपको एक संबंध स्थापित होगा। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इसके अंदर एच की जगह पर एक्स रखेंगे और के की जगह पर y रखेंगे, तो जो आपको हल करके समीकरण प्राप्त होगी वह समीकरण क्या होगी, वह समीकरण आपकी परवलय की समीकरण होगी, जिसकी नियता ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तथा जिसकी जो नाभि है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो परिभाषा के अनुसार यह कहता है कि अगर आपको निश्चित बिंदु दिया गया है, निश्चित रेखा दी गई है, तो उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो इस निश्चित बिंदु से तथा इस निश्चित रेखा से सदैव समान दूरी पर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। वो जो समीकरण आएगा वो समीकरण किसको रिप्रेजेंट करेगा, परवलय को करेगा। चलिए अब इस पर मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊं कि सवाल कैसे बनेगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और बहुत ही रैंडम सवाल लेता हूं ताकि आपको क्लियर है। क्वेश्चन मैंने कहा कि यदि निश्चित बिंदु, अपन ले लेते हैं 3,4, ठीक है, तथा निश्चित रेखा अपन लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। निश्चित बिंदु ये हो गया और निश्चित रेखा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तब उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करें, उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करें जो निश्चित बिंदु तथा निश्चित रेखा से सदैव समान दूरी पर हो। अब प्रश्न ने ये नहीं बोला परवलय ज्ञात करो, उसने तो बोला निश्चित बिंदु मैंने दिया आपको, निश्चित रेखा दे दिया मैंने आपको, और आपको उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो इनसे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हो, समान दूरी पर होते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि माना उस बिंदु के निर्देशांक, अब ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन याद आएगा जहां हमने लोकस पढ़ा था, बिंदुपथ है ना, तो माना उस बिंदु के निर्देशांक P H, K है, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है बेटा, आपको ये सरल रेखा दे रखी है, हालांकि सरल रेखा ऐसी नहीं होगी लेकिन मैं तो मान रहा हूं, और इस सरल रेखा का नाम उन्होंने दिया अपन को x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये पॉइंट P अपन ने मान लिया, ये हो गया आपका H, K, और यहां पर आपको फोकस दे दिया S जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए 3,4, और आपसे बोला गया कि ये जो PS है और ये जो PM है ये बराबर है, PS बराबर क्या करना है, PM करना है। तो हमको करना क्या है, हमको करना है PS बराबर PM। अच्छा PS क्या होगा जरा सोच के बताएं, PS होगा अंडर रूट के अंदर इनके बीच की दूरी सूत्र यानी h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर, ठीक बात, इज इक्वल्स टू मॉड लगेगा और यहां रेखा में क्या आ जाएगा, वो आएगा h प्लस k प्लस 1 बटे रूट 2। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे हल करूंगा, मैं दोनों तरफ इसके क्या करूंगा बेटा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है। आपको पहली बार लगेगा कि ये बहुत लंबा काम है, बट क्या करें, अपन को जो करना है वो करना ही पड़ेगा। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां आपके पास आएगा h प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2। अब जरा इसे सॉल्व कर लो फटाफट, तो ये आ जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k बराबर रूट 2 का स्क्वायर 1/2 आ गया, तो उसको तो यहां लिख लेते हैं। और ब्रैकेट में क्या बनेगा बेटा आपके, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2HK प्लस 2H और प्लस का 2K। इस 2 से उधर गुणा कर देते हैं तो यहां मिलेगा मुझे कितना 2H स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर। ठीक है जी। फिर मिलेगा माइनस का 12H माइनस का 16K। 16 और 9 25 से ये मिलेगा 50। ठीक है, 25 इंटू 2 करना था ना, तो ये अपने को मिलेगा 50 बराबर। यहां आपके पास आएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2HK प्लस 2H प्लस 2K प्लस 1। अब इसको पूरे को उधर ले जाओ तो क्या बन गया बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, फिर इधर आकर के माइनस का 2HK बनेगा, ये प्लस 2HK है, इधर आएगा तो बेटा माइनस का 14H बनेगा, प्लस का 2K इधर आकर के माइनस का 18K बनेगा, और प्लस 50 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस का 49 बराबर 0। अब आप मुझे बताएं इस पूरी समीकरण में अज्ञात क्या है, H और K है, बाकी सब तो आपको नोन है। तो H के स्थान पर क्या रखना है बेटा हमें, H के स्थान पर हम रखेंगे X और K के स्थान पर हम क्या रख देते थे Y। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ X स्क्वायर प्लस 2XY, सॉरी माइनस का ना, माइनस का 2XY प्लस का Y स्क्वायर माइनस का 14X माइनस का 18Y और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण आई है बेटा, ये समीकरण आखिर क्या रिप्रेजेंट करती है, ये समीकरण रिप्रेजेंट करती है आपके परवलय की समीकरण को, जिसका फोकस यानी नाभि जो है वो 3,4 है और जिसकी नियता का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। अब आप बोलोगे कि सर जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा वो परवलय तो y स्क्वायर बराबर 4x था, y स्क्वायर बराबर माइनस 4x ले लो, या x स्क्वायर बराबर 4ay होगा, या x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो बेटा ये आपका आता है जर्नल पैराबोला का इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड है। उसके लिए क्या करना होता है वो अपन आगे देखेंगे कि वो भी समीकरण इसी परिभाषा से आएगी। ध्यान आपको सिर्फ ये देना है कि PS बराबर क्या रखना है बेटा, PM। लेकिन इस समीकरण को देख करके आपको कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। ये कुछ कुछ क्या है, एक सेकंड डिग्री, अगर द्विघात आपको याद हो, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के अंदर हमने पढ़ा था सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन। वो सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन हुआ करती थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती थी। मैं आपको एक बार उसका रिकैप बताता हूं और वहीं से अपन और आगे चलेंगे। तो टॉपिक क्या कहता है कि द्विकोटीय व्यापक समीकरण, द्विकोटीय व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यह होती है आपकी द्विकोटीय व्यापक समीकरण। ठीक है, द्विकोटीय व्यापक समीकरण परवलय निरूपित करेगी यदि इसकी पहली कंडीशन है कि आपका जो डेल्टा होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये डेल्टा क्या है इसके बारे में आपको बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिकैप करके बता रहा हूं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा करते थे, कुछ कुछ आपको याद आएगा, AHG HBF और GFC। ठीक है, हालांकि इनको जब मैं 11 में पढ़ाता हूं तो मैं खुद इसकी एक ट्रिक बताता हूं कि अ हाईटेक गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कोचिंग, अ हाईटेक गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कोचिंग। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा मिलेगा। वो डेल्टा आपको क्या मिलता है बेटा वो भी बता देता हूं। उसको जब आप हल करेंगे, डिटरमिनेंट हल करना आपको आता होगा क्योंकि कक्षा 11वीं में भी आपने किया है, और नहीं किया है तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ये डेल्टा 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आपको, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
अगर ये शून्य हो जाता, मान लो अगर डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाता, शून्य आ जाता, तो यही जर्नल इक्वेशन जो थी आपकी सेकंड डिग्री की द्विकोटीय व्यापक समीकरण जो था वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, रेखा युग्म को करेगा रिप्रेजेंट। ठीक है, मैं आपको अभी पूरा डिटेलिंग एक बार बताऊंगा ताकि आपको याद आ जाए कि कक्षा 11वीं में क्या करना था। तभी मैंने आपको ये वीडियो चालू करने से पहले और ये चैप्टर अपन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप जैसे ही ये लेक्चर देखेंगे या ये लेक्चर को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल का जो भी आपने जहां भी पढ़ा है उसको आपको दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन से और सर्कल से आ रही है बेटा। ठीक है, तो आपका डेल्टा जो आता है वो आता है एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूं कि आपको ये याद हो जाए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन याद रखनी है। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन जैसा है वैसे ही याद कर लेना। आप लोग याद करने में एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें याद कर लेते हो, है ना, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो आप इस एक छोटी सी इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, ये इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। इसका डेल्टा निकालने की बात आ गई। किसकी बात आ गई, डेल्टा। अब आपको डेल्टा या तो ये याद करो ट्रिक कि अ हाईटेक गर्ल। अच्छा, इसमें ये जो मैंने लिखा है ना वो तभी लिखा है जब h जो है वो xy का गुणांक हो, x स्क्वायर का गुणांक a हो, y स्क्वायर का गुणांक b हो, x का गुणांक ये 2g हो, y का गुणांक 2f हो और कांस्टेंट c हो, तभी मैंने ये ऐसा लिखा और तभी ये ऐसा आया है। तो इसके अंदर कोई फेरबदल मत कर देना, फिर तो वो भी बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला कि आपको ये याद करना है। ये दोनों तो मैं याद करा दूंगा। तो इसकी ट्रिक तो अपन को समझ में आ गई क्या थी कि अ हाईटेक गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कोचिंग। ठीक, इसको याद किया जा सकता है, अ हाईटेक गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कोचिंग। ठीक है, पर इसको भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो इसको सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा। और अगर यही याद हो जाए तो उसकी जरूरत हमें है ही नहीं। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। आपको एबीसीडी आती है अच्छे से, ठीक है ना। एबीसीडी तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो, लेकिन ए से लेके जेड तक आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो आप देखें, सबसे पहले इस इक्वेशन को देख करके बोले कि क्या इसमें आपको ए दिख रहा है। आप बोलोगे सर दिख रहा है ए, ये रहा, ए लिख लो। फिर बी दिख रहा है क्या, आपने बोला सर बी भी दिख रहा है, लिख लो। फिर सी दिख रहा है क्या, आपने बोला सर वो भी दिख रहा है, लिख लो। फिर डी देखो, डी ढूंढो, आपने बोला सर डी नहीं दिखा, मैंने कहा कोई बात नहीं। ई ढूंढो, फिर ए बी सी डी ई आएगा, ई ढूंढो, ई ढूंढा, फिर से नहीं दिखा, कोई बात नहीं। एफ ढूंढो, आपने बोला सर एफ तो दिख गया, लेकिन डी और ई का क्या, तो हमने बोला ए बी सी के बाद 2 लेटर हमारे मिस हो गए। कौन कौन से, डी और ई मिस हो गए। ये सिर्फ ट्रिक है ना, इसलिए इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, उसमें कोई रीजन नहीं है ना। तो ए बी सी, फिर अपने 2 लेटर मिस हो गए तो +2 कर दिया अपन ने कि डी और ई गायब थे बीच में, हमको याद रहेगा। फिर हमें एफ दिख गया तो हमने एफ लिख लिया। फिर हमें जी दिख गया तो हमने जी भी लिख लिया। और फिर हमें एच दिख गया तो हमने एच भी लिख लिया। तो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी गुणांक आए वो सारे गुणांक मैंने लिख लिए, है ना। अब देखो क्या होगा, ये एक पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। पहला पहले के साथ कनेक्शन बिठाएगा तो माइनस का ए इधर से आएगा, एफ इसके साथ आएगा, इस 2 का क्या करो, एफ के साथ ही आएगा, तो ए एफ स्क्वायर हो गया। तो दूसरा बताओ क्या आएगा, सेकंड टर्म बी है, यहां जी है तो माइनस का बी जी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा टर्म सी है और यहां एच है तो माइनस का सी एच स्क्वायर। एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये लो डेल्टा आपका मैंने निकाल दिया, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो कई बच्चों के मन में फिर वही बात कि अगर शून्य होगा तो क्या होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर डेल्टा शून्य हो गया तो यही समीकरण जो है वह क्या निरूपित करेगी, रेखा युग्म को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई कि आपका डेल्टा जो है वो क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य पर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो ये बोलता है वो ये बोलता है कि जो एच स्क्वायर का मान है वो ए बी के बराबर हो। एच स्क्वायर किसके बराबर हो, ए बी के बराबर हो। अब एच स्क्वायर ए बी के बराबर मतलब ये जो एक्स वाई का गुणांक है उसका आधा,
एक्स वाई के गुणांक का आधा एक्स स्क्वायर के गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक के मल्टीपल यानी गुणन के रूप में हो, यानी एक्स वाई के गुणांक का आधा एक्स स्क्वायर के गुणांक व वाई स्क्वायर के गुणांक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए जरा, हमने पहले जो इक्वेशन निकाली थी, ये हमारी इक्वेशन आई थी बेटा। इसके अंदर अगर अपन कंपैरिजन करें, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आया बेटा आपका। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डेल्टा चेक कर लो, तो डेल्टा तो खैर आपको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लेकिन अपन देखो h निकाले तो यहां 2h दिख रहा है आपको, यहां पर -2 दिख रहा है, तो आपका h का वैल्यू कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू भी कितना है 1, तो मैं आपसे पूछूं h स्क्वायर बराबर ab है क्या, आप बोलोगे सर h स्क्वायर बराबर ab है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, परवलय रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कंडीशन एक और भी है कि इसका डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगर इसका डेल्टा निकालने की बात आ जाए तो डेल्टा निकालते वक्त देखो a और b और इनकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर आपके पास 49 है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपके पास h कितना आएगा, अगर h निकालें अपन तो h का मान आपके पास -1 है, g बताओ कितना आएगा, तो 2gx है, तो 2g बराबर -14, तो g बराबर -7 और gf कितना आएगा, f इसी हिसाब से -9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया a इंटू बी इंटू सी, तो वो तो आ गया 49, abc कितना आ गया 49। ठीक है, प्लस 2 इंटू एफ जी एच, अब देखो -9 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -9 इंटू -7 हो गया 9 7 63, माइनस का 63 और माइनस का 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आपके पास पहला टर्म जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 49 आ रहा है। ठीक है, दूसरा टर्म आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 63 इंटू 2 करना था क्योंकि प्लस 2 FGH था, तो -63 इंटू 2 का मतलब हो गया 126 माइनस का 126। ठीक है, तो 49 में से -126 गया तो अभी ऋणात्मक मान बच रहा है। फिर माइनस का AF स्क्वायर, A और F स्क्वायर 81, तो फिर माइनस का 81 हो गया बेटा उसमें। फिर BG स्क्वायर, तो 1 और माइनस का 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो पहले ऋणात्मक था, फिर ये -81 उसमें और जुड़ गया, फिर माइनस का 49 भी जुड़ गया और फिर आया माइनस का CH स्क्वायर, तो माइनस का 49 और h स्क्वायर, तो ये माइनस का 49 आ गया फिर से। तो ये सारे ऋणात्मक आ गए, तो किसी भी हालत में ये क्या नहीं बन पा रहा है, शून्य नहीं बन पा रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका डेल्टा का मान शून्य नहीं है। आप चाहे तो डेल्टा खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका h स्क्वायर बराबर AB आ गया। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसको निरूपित करेगी, परवलय को निरूपित करेगी, क्योंकि आपका जो सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है किसको, परवलय को, जब पहली कंडीशन कि उसका डेल्टा शून्य ना हो और उसकी दूसरी कंडीशन बनती है बेटा कि जब h स्क्वायर इक्वल्स टू AB हो। और ये इक्वेशन आपको क्या कर लेनी है, आत्मसात कर लेनी है, रट लेनी है अच्छे से। ठीक बात। तो आपके अगर कभी आपसे कोई पूछे कि आखिर परवलय कब बनेगा, तो आपकी कंडीशन सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन परवलय कब निरूपित करेगी, जब उसका डेल्टा शून्य ना हो और जब उसका h स्क्वायर जो है वो AB के बराबर हो।